हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रतीक मिश्रा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईटी बीएचयू। और जो आज का टॉपिक है वो है कंडक्टर्स। तो इस क्लास में हम कंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज समझेंगे, कैसे बिहेव करता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज भी हैं जो हम देखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कंडक्टर्स में कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि कंडक्टर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी मोर। देखो ये जो शार्प कॉर्नर है, यहाँ का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बना रखा है हमने डायग्राम में। और जहां पे थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कम दिख रहा है, बहुत डेंस नहीं दिख रहा है। तो ये कंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है। तो कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर आप कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो या चलते जा रहे हो, एक दो तीन चार पॉइंट्स पे, उनका पोटेंशियल अलग नहीं हो सकता। दे मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल। उसका रीजन क्या है कि अगर पोटेंशियल उनका अलग अलग होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टर्स में इधर उधर थोड़ा मूव कर सकते हैं, वो तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए हायर पोटेंशियल की तरफ चल देंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हो, इसका मतलब है कि अब फर्दर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं कंसीडर कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ऐसा मान रहे हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब फ्री इलेक्ट्रॉन को हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे दिखे तो वो मूवमेंट उसका रुक जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कंडक्टर्स हैं वो इक्वी पोटेंशियल होते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट इज जीरो। तो कंडक्टर के अंदर अगर आप देखोगे, मान लो मैंने ये पर्पल कलर का एक कंडक्टर बनाया है, इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती। उसका क्या रीजन है? मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट की तरफ जाते तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर भी आ सकता है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इज डेल्टा वी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर आ गया कंडक्टर के, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर, यानी मेटल वाले पार्ट में, अंदर मतलब कैविटी से बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड कंडक्टर्स। बिल्कुल सही है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो कंडक्टर के अंदर यानी मेटल सरफेस के अंदर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट नेक्स्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू देयर सरफेसेस। आप देखो डायग्राम में जो ई बना रखा है हमने, ई हर जगह मैंने कोशिश की है कि वो परपेंडिकुलर आपको दिखे, मतलब ये सरफेस के 90 डिग्री है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है। अगेन, अगर ये कंडक्टर ही पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल है तो आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जाओ तो देयर शुड नॉट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो तभी हो सकता है जब ई डॉट डी आर की वैल्यू जीरो हो जाए। इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो डेल्टा वी अपने आप जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी नहीं, या सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में परपेंडिकुलर होंगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब आप जाओगे तो ई डॉट डी आर की वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो। इसलिए जो कंडक्टर का सरफेस होता है या पूरा का पूरा कंडक्टर ही हम इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी और सरफेस से लेके बाहर की तरफ वो 90 डिग्री से निकलेंगी या 90 डिग्री पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्जेस विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये आप समझना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोल रहे हैं वो फ्री है मूव करने के लिए, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी तभी मिनिमाइज करेंगे जब मैक्सिमम सेपरेशन में हो। मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब वो जितना दूर जा सके। तो दूर जाने का मतलब है कि अगर एक कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया है तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ जाए, क्योंकि जब आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा तभी चार्जेस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर चार्ज कहीं अंदर रिसाइड कर जाता है, यहाँ कहीं और कहीं यहाँ पे, तो कहीं पास पास आ जाते। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो भी आप चार्ज दोगे वो आउटर सरफेस में आ जाता है। ठीक है, आउटर सरफेस पे क्यों आया? टू मिनिमाइज रिपल्शन। उनकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि चार्जेस विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस मतलब सरफेस है। कई बार इनर सरफेस पे भी चार्ज हो सकता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि यार कोई कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दिया और ये मेटल था हमारा कंडक्टर, तो इस केस में जो अंदर भी चार्ज आ सकता है, बाहर भी चार्ज आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो डायग्राम है कंडक्टर का, उसी से कि जो चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये भी बड़ा सिंपल है, ये भी हम निकाल सकते हैं कैसे, बट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप बस इतना ध्यान रखो कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, वहां शार्पनेस ज्यादा, वहां सिग्मा ज्यादा, चार्जेस ज्यादा पास होंगे, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, वहां पे सिग्मा इज गोइंग टू बी लेस, तो चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करता है। फिर व्हेन इट इज अर्थ, पोटेंशियल विल बिकम जीरो। तो ऐसा दो चीजें हैं, अच्छे से हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी कंडक्टर की अर्थिंग करते हैं, इसका मतलब हमने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम उसका पोटेंशियल जीरो कर रहे हैं। दो अर्थ का पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी विल टेक जीरो। तो जब भी आप किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे, तो पोटेंशियल जो जीरो है, कंडक्टर का भी जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, तभी तो कनेक्शन का मतलब है। इसका मतलब जब भी किसी कंडक्टर की अर्थिंग करेंगे, तो पोटेंशियल विल बिकम जीरो, ठीक। अब चार्ज जीरो होगा क्या? कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि जब अर्थिंग करते हैं तो चार्ज जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं है, चार्ज जीरो हो भी सकता है, चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन अर्थिंग करने पे पोटेंशियल तो जीरो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, चार्ज में और में नॉट जीरो। अगर वो आइसोलेटेड है और कुछ है ही नहीं आसपास, तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज भी जीरो होना चाहिए, लेकिन आसपास अगर चार्जेस हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है। इन दैट केस इट मे हैव चार्ज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर तो जीरो होती है, ये लिखा है, लेकिन सरफेस पे अगर आप जस्ट लिख रहे हो बाहर साइड पे, सरफेस के बहुत क्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप डायरेक्शन है, एन नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, तो एन कैप का डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। और सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट में हमने लोकल क्यों लिखा है? क्योंकि लोकल का मतलब ये है कि सिग्मा यूनिफॉर्म हो, ये जरूरी नहीं। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि ऊपर सिग्मा 1 ज्यादा है बच्चों, सिग्मा 2 जो है वो कम है, सिग्मा 3 कम है, सिग्मा 1 सबसे ज्यादा है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ज्यादा आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो थोड़ा कम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, क्योंकि अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखते हुए चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करते हैं बच्चों, वो जल्दी से देखते हैं। तो मान लो वी हैव इनफाइनाइट शीट और ये कंडक्टिंग शीट है। इनफाइनाइट का मतलब ये वाला एंड भी इंफिनिटी पे जाएगा, ये वाला एंड भी इंफिनिटी पे जाएगा। अब अगर मान लो आपने उसको Q चार्ज दे दिया, तो Q/2 चार्ज यहाँ आएगा और Q/2 चार्ज यहाँ आएगा। अब लोगों को ये लगता है कि ऐसा क्यों? कुछ लोग तो इसको मान लेते हैं कि एकदम एक जैसा है, इनफाइनाइट है तो बराबर बराबर बढ़ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, किसी केस में ये बदल भी सकता है। अभी देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि जो ये इनफाइनाइट शीट है, इस इनफाइनाइट शीट का लेफ्ट और राइट अभी एक जैसा है, क्योंकि बाहर से कोई फील्ड है नहीं, किधर जा रही है कि फील्ड इधर जा रही है। तो इसका मतलब है जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना ही चार्ज यहाँ जाएगा। कुछ लोग इसको इस तरह से समझ लेते हैं, बट आप देखो तो एक्चुअल रीजन ये है कि अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं, तो मान लो कंडक्टर को जूम कर दिया ऐसा, कंडक्टर के अंदर यानी मेटल के अंदर ये पॉइंट बच्चों, अगर यहाँ चार्ज अलग आ जाएगा और यहाँ चार्ज अलग आ जाएगा, तो ये समझ रहे हो, इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड अलग अलग होगी। अगर चार्ज अलग अलग होगा, फील्ड अलग अलग होगी, तो नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकती। एक 10 है यूनिट्स, एक 2 यूनिट्स है, तो 10 - 2 कैन नॉट बी जीरो। तो जीरो करने के लिए इधर अगर 10 यूनिट है तो इधर भी 10 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही चार्ज इधर आएगा, एक आइसोलेटेड प्लेन कंडक्टिंग शीट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिग्मा कैसे लिखेंगे? अगर Q का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो एक तरफ Q/2 हो गया, ये वाला एरिया A है, तो सिग्मा हो गया Q/2 अपॉन A, ये हो गया सिग्मा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप। तो अगर आप यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो उसका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप। सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूं,
तो ये हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन कैप। देखो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं अलग अलग है, नहीं, ये मैंने कैपिटल Q के टर्म्स में लिखा है और ये मैंने सिग्मा के टर्म्स में लिखा है। अब देखो मैंने किया क्या, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो एक नया फॉर्मूला बन गया Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इनफाइनाइट शीट अगर आइसोलेटेड है तो Q/2 हो जाता है, ये भी याद होना चाहिए आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली है। देखो मैंने कहीं हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर मेंशन नहीं किया क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर मतलब 0 से कैपिटल आर के अंदर अगर देखोगे, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा मेटल से बना है, सॉलिड कंडक्टर है, तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और अगर ये हॉलो है, अंदर कोई कैविटी मैंने बना नहीं रखी है, तो भी इसमें जो फील्ड होगा अंदर वो 0 आएगा। फील्ड बाहर आएगा, बाहर का फॉर्मूला वैसे ही है जैसे पॉइंट चार्ज का हो, KQ/r²। यहाँ पे जो स्मॉल r है ये हम सेंटर से लेते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ कोई पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैं स्मॉल r यहाँ से लेके आता लूंगा, सेंटर से लेते हैं। ठीक है, अंदर जो फील्ड है इट इज गोइंग टू बी 0। तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर वो सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो कंडक्टर हो, हॉलो में भी अंदर चार्ज ना हो, तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। हॉलो के अंदर भी E की वैल्यू 0 होगी, अगर कोई हॉलो कंडक्टर होता तो भी E इनसाइड 0 होता और बाहर जो भी चार्ज आता उसकी वजह से फील्ड का फॉर्मूला KQ/r², r क्या, पॉइंट चार्ज के जैसा मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टिंग स्फीयर का, भले वो हॉलो हो या सॉलिड हो। और देखो ग्राफ भी कितना अच्छा बना है, अंदर पहले पूरा 0 है, पूरा 0 है, फिर सरफेस पे KQ/r² आ गया, फिर डिक्रीज करता गया। आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट। तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल की। तो कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल अंदर हर जगह होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल है KQ/r, तो अंदर हर जगह पोटेंशियल है KQ/r। इसलिए पोटेंशियल का ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कंडक्टर के सरफेस से लेके सेंटर तक पोटेंशियल नहीं बदलता, फील्ड बदल जाती है। ठीक है, पोटेंशियल विल नॉट चेंज। तो अगर आप यहां से यहां जाओगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी और कंडक्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है KQ/r, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 0। तो फील्ड अलग है, देखो फील्ड बदली हुई है, पोटेंशियल 0 नहीं होता, इट इज KQ/r, जो सरफेस पे है वही अंदर है, लेकिन अंदर फील्ड बदल के 0 हो गई। ठीक है, बदलने का मतलब है कि फील्ड इज नॉट KQ/r², फील्ड 0 है, पोटेंशियल जो सरफेस पे है वही अंदर पोटेंशियल। तो सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ/r, तो अंदर हर पॉइंट पे यही हो गया, और बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पे चले जाओ तो पॉइंट चार्ज के जैसा पोटेंशियल हो गया KQ/r। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं। देखो ये एक कंडक्टर है ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो मेटल है। ठीक है, ये कंडक्टर है ब्लू कलर का। व्हाइट से मैंने 2 सरफेसेस बना रखे हैं, S1 और S2, तो 2 सरफेस है इसकी। इसको हम कैविटी बोलते हैं। मैंने कैविटी के अंदर भी चार्ज रख दिया है, क्यों? अब अगर ये चार्ज कैविटी के अंदर है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो मेटल के अंदर कोई फील्ड नहीं हो सकता, इसलिए जो ब्लू वाला रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। मेटल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आर इक्विपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक, फिर अब ये समझना आप कि देखो 2 सरफेस हैं, क्या S1 के अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा सरफेस है S2 के बाहर कोई चार्ज हो सकता है, बाहर कोई फील्ड हो सकता है। तो कंडक्टर शील्ड की तरह काम करता है। शील्ड की तरफ का मतलब S1 या S1 के अंदर का जो डिस्टर्बेंस है वो S1 के ही बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि S2 के बाहर नहीं जाना है, वो इसी के बाहर ही नहीं जाएगा। तो S1 और S1 के अंदर जो भी चार्जेस हैं उनकी वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड S1 के बाहर नहीं जाता। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले सरफेस पे क्या चार्ज है, उसके अंदर क्या चार्ज है, इन दोनों को मिला के कंबाइंड इफेक्ट इज ऑलवेज 0। सिमिलरली बाहर जो चार्ज है S2 और बाहर कोई और चार्ज होता कैपिटल Q, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है E,
तो ये एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, लेकिन S2 के बाहर है ये। तो S2 या S2 के बाहर कोई भी चार्ज हो, कोई भी फील्ड हो, उसका इफेक्ट S2 के अंदर ही नहीं आता। एक का S1 के बाहर नहीं जाता और एक का S2 के अंदर नहीं आता। तो कुल मिला के S1 से S2 वाले रीजन में कुछ भी नहीं है। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी थिन से थिन कंडक्टर को अगर आप देखोगे तो उसका भी ठीक ठाक थिकनेस होगा, और वो ठीक ठाक थिकनेस का मतलब ये है कि जो मेटल सरफेस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा सकती, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती। इट एक्ट्स एज अ शील्ड। तो S1 और S1 के अंदर को खुद ही मैनेज करना है, उनका कंबाइंड इफेक्ट S1 के बाहर 0 हो जाएगा। S2 और S2 के बाहर जो बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कंबाइंड इफेक्ट S2 के अंदर आते ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो S2 का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस Q से नहीं देखते, अभी हम डिस्कस करेंगे। और S1 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ, वो हम इस बात पे नहीं देखते कि भाई बाहर E कितना है या बाहर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है, हम उस चीज से नहीं देखते। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, किस तरह से हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंडक्टर है इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q गिवन है, अंदर कैविटी है, खाली जगह जो ब्लैक दिख रहा है, इट्स अ कैविटी। तो कैविटी के अंदर है चार्ज स्मॉल q। अब समझना, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि यहाँ अगर स्मॉल q है तो यहाँ माइनस q आ जाए। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। क्यों ऐसा है ये भी अभी आपको बताऊंगा, बट इट विल बिकम माइनस q। अब यहाँ तो कोई चार्ज हो नहीं सकता, तो बाकी जो चार्ज होगा वो बाहर होगा। तो टोटल चार्ज तो प्लस q है, प्लस स्मॉल q और आ गया, ताकि मेटल में जो टोटल चार्ज है वो अभी भी कैपिटल Q बना रहे, लेकिन मेटल के इनर और आउटर सरफेस पे अलग अलग चार्जेस आ गए। तो जो S1 में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो माइनस Q, डिपेंड करेगा कि स्मॉल q कहाँ रखा है, और S2 का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि इसके बाहर कुछ है तो नहीं। ठीक है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही करते हैं, कैविटी के अंदर जितना चार्ज हो उतना माइनस इनर सरफेस पे, फिर एडजस्ट कर लो और देखो बाहर कितना आएगा। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आप देखो जो मैंने वहां पे लिखा है वो हमने यहाँ पे भी कर लिया है, Q का माइनस Q हो गया और बाहर Q प्लस स्मॉल q। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अब मान लो मैंने आपको दो शेल दे दिया, हॉलो स्फीयर दे दिया कंडक्टिंग। तो ये दो कंडक्टर हैं, ग्रीन और ब्लू। जो ग्रीन है उसके अंदर कैविटी में चार्ज है 2 कूलम, ग्रीन पे खुद टोटल चार्ज है 1 कूलम का, और बाहर जो बड़ी वाली स्फीयर है उसमें टोटल चार्ज है -4 कूलम का। अब मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये तो मैंने टोटल चार्जेस बता दिए, लेकिन जो ग्रीन वाला है उसके दो सरफेस हैं, एक ये और एक ये। ब्लू वाले के दो सरफेस हैं, इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है या नहीं? आना चाहिए, बिलीव मी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुश्किल नहीं है, आपको हाथ बन जाएगा। देखो मैंने आपको बोला था कि कैविटी में जो भी चार्ज होगा एग्जैक्टली उतना ही चार्ज इनर सरफेस पे आ जाता है। तो 2 का ऑपोजिट हो गया -2, तो -2 आ गया वहां पे। अब इस वाले पे टोटल चार्ज है 1 कूलम का, उसमें से अगर -2 यहाँ आ गया तो 1 के लिए 3 कूलम ही बचा। तो इसका मतलब है कि इस वाले सरफेस पे 3 कूलम का चार्ज आ गया। उसके बाद अगर यहाँ 3 है तो सामने -3 ही आएगा, और अगर ये -3 है और टोटल इस पे चार्ज -4 का है तो बाहर -1 कूलम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स थे, ग्रीन और ब्लू, दोनों पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कैविटी से शुरू करते करते ऐसे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं बच्चों, ये दो वापस हमने स्फीयर लिए, एक ग्रीन कंडक्टर और एक ब्लू कंडक्टर, और इनको हम ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये एक स्विच है, स्विच को हम क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने पे चार्ज का फ्लो कितना होगा, किस पे फाइनली कितना चार्ज रह जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब हमने कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ +2 है तो सामने -2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे -2 लिख लिया, इसमें टोटल 1 है, अंदर -2 है, तो बाहर 3 कूलम होना चाहिए, तभी 3 - 2 इज गोइंग टू बी 1 कूलम। तो यहाँ पे 3 कूलम आ गया, 3 के सामने -3 कूलम होगा, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये -3 है और टोटल चार्ज -4 कूलम का है तो बाहर बचा -1 कूलम। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको ये बोला जाए
कि भाई दो शेल्स हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद बताओ कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितना चार्जेस है उनमें फाइनली, वो हम सब बता सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। तो देखो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया ना, क्या हुआ, जैसे ही आपने ये कनेक्ट किया इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम तभी होगा जब यहाँ पे ई जीरो हो, ई तभी जीरो होगा जब यहाँ पे चार्ज जीरो हो, यहाँ चार्ज जीरो होगा तो सामने जीरो ही होगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये जो +3 कूलम ये था और -3 कूलम ये था, +3 -3 की तरफ चला गया और दोनों 0 0 बन गए। तो इस स्विच से जो चार्ज फ्लो करके जा रहा है वो चार्ज फ्लो भी 3 कूलम का है। 3 कूलम का चार्ज ग्रीन स्फीयर से ब्लू स्फीयर की तरफ जाएगा। सॉरी, जो 3 कूलम का चार्ज है वो ग्रीन स्फीयर से ब्लू स्फीयर की तरफ जाएगा। तो फाइनल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये। ठीक है, आसान सा प्रॉब्लम था। दो स्फीयर्स थे और इनमें हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करते हैं दोनों का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। पोटेंशियल इक्वल होने के लिए बीच वाले फील्ड में फील्ड जीरो होना चाहिए। फील्ड जीरो होने के लिए यहाँ पे चार्ज जीरो होना चाहिए। ये जीरो तो ये जीरो। तो बस होता क्या है कि ये 3 - 3 को न्यूट्रलाइज कर लेता है। दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने 3 स्फीयर्स लिए हैं, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। चार्जेस आपको दिख रहे हैं। 1 कूलम का चार्ज ग्रीन में है, 2 कूलम का चार्ज व्हाइट वाले पे है और -4 कूलम का चार्ज ब्लू में है। इनर रेडियस, इनर वाले का रेडियस A, फिर B, फिर C। ये रेडियस भी डायग्राम में बना रखा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करने जा रहे हैं। और जब आप फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करोगे तो टोटल 2 कूलम और -4 कूलम मिलके हम मान लेते हैं कि भाई चार्ज ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 और -4 इज -2। तो व्हाइट स्फीयर और ब्लू स्फीयर पे फाइनली टोटल चार्ज -2 कूलम से कम ज्यादा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली -2 कूलम होना चाहिए। ठीक है, और ग्रीन वाले को हमने टच नहीं किया, ग्रीन को ऐसी बाईपास कर गए, तो ग्रीन बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो 1 कूलम था वो 1 कूलम है ग्रीन का। अब कैसे करोगे, देखो आप मान लो कि इसमें x चार्ज आ गया और टोटल चार्ज इन दोनों का मिला के -2 था, तो बाहर -2 - x हो गया। अंदर वाले को हमने नहीं छेड़ा तो 1 कूलम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल ऑफ ग्रीन इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ ब्लू, क्योंकि दो को कनेक्ट किया ना, दो को कनेक्ट किया तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो ग्रीन का पोटेंशियल लिखो, और सॉरी हमने व्हाइट और ब्लू को कनेक्ट किया है तो व्हाइट का पोटेंशियल लिखो और ब्लू का पोटेंशियल लिखो और दोनों को बराबर करो। तो व्हाइट का जो पोटेंशियल है वो तीनों की वजह से आएगा। तो ये आता है बच्चों K Q बाई रेडियस, इसका रेडियस है A। ग्रीन वाले का हो जाएगा K, उसका चार्ज 1 कूलम 1 चेंज है और उसका रेडियस लिखेंगे हम विच इज B। और जो बाहर वाला है उसकी वजह से हो जाएगा K -2 - x, Q हो गया उसका अपॉन रेडियस है उसका C। तो ये पोटेंशियल लिखा हमने व्हाइट वाले का, इसको मैं लिख लेता हूं VW। अब बाहर वाले का लिखते हैं। बाहर वाले का खुद की चार्ज की वजह से तो यही आएगा K -2 - x अपॉन उसका रेडियस C, उसमें तो उसको कोई डाउट नहीं है। ग्रीन वाले की वजह से ब्लू पे अगर आप पोटेंशियल देखते हो तो ग्रीन वाले के लिए पॉइंट सारे बाहर हैं, तो बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है K Q अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से जो डिस्टेंस देखो आप ग्रीन के लिए अगर हम देखें तो K Q बाई R लगा दूंगा। R की वैल्यू जो है वो C है। हम लिख रहे हैं पोटेंशियल ब्लू वाले का, व्हाइट का हमने लिख लिया तो ब्लू वाले का पोटेंशियल पहले ब्लू की वजह से लिखा, अब ब्लू वाले का पोटेंशियल हम ग्रीन की वजह से लिख रहे हैं। तो वो आ जाएगा, ग्रीन के लिए बाहर है तो K Q बाई रेडियस C। रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ब्लू वाले का रेडियस। फिर व्हाइट वाले की वजह से भी ब्लू पे पोटेंशियल आएगा और ये भी पॉइंट बाहर है तो आ जाएगा K, उस पे चार्ज है x और उसका डिस्टेंस हो गया C। ऐसे बराबर कर दिया। अब देखो ये एग्जैक्टली बराबर है तो ये तो हट गया, K कॉमन होके कट जाएगा। ये जो आ रहा है सम ये इसके बराबर, K कॉमन होके कटता हुआ दिख रहा है। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट x अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल्स टू x अपॉन C प्लस 1 अपॉन। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वर्ड फॉर्म में है, इसमें डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। दो कंसेंट्रिक मेटालिक शेल है, रेडियस है r और 2r, out of which the inner shell is having charge q and the outer shell is uncharged। तो ये बोल रहा है कि जो इनर शेल है उस पे चार्ज q है
और आउटर स्फीयर पे चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है। इफ दे आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर देन, अब बोला कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, रेडियस आर और 2r है, ये रेडियस आर है बच्चों और ये रेडियस है 2r। अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, और फिर पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कितना हीट लॉस होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले जब चार्ज अंदर था, बाहर तो चार्ज 0 था, सारा चार्ज अंदर था, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी है k⁴/2 टाइम्स रेडियस कितना है r। इसको हम लिख लेते हैं ui, फिर हम लिखेंगे uf फाइनल, कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब आप देखो, अगर ये कनेक्ट किया आपने तो चार्ज ये कैपिटल Q वाला बह के बाहर आ जाएगा। बाहर अगर चार्ज आ गया तो उसका पोटेंशियल अगर आप लिखो या पोटेंशियल एनर्जी लिखो, जो सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं, वो हो जाएगा k⁴/2 टाइम्स उसका रेडियस 2r। सो दिस इज एक्चुअली k⁴/4r, और ये जो वैल्यू है ये है k⁴/2r। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस वाली वैल्यू आ जाएगी k⁴/4r। इसका मतलब है कि जो हीट लॉस होगा डेल्टा एच, वो डेल्टा यू से ही आएगा, तो वो k⁴/4r है, यानी डी फॉर दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। पूछा कि कितना चार्ज q फ्लो कर जाएगा, तो कैपिटल Q चार्ज फ्लो करेगा। कैसे, ये q इस माइनस q को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कैपिटल Q चार्ज फ्लो करके जाएगा और k⁴/4r का हीट लॉस होगा। तो A और D करेक्ट ऑप्शन है। इसमें अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इनर से आउटर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आउटर से इनर आना चाहिए, जबकि बी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इनर टू आउटर है। तो यहाँ पे गड़बड़ है ना, इसलिए अदरवाइज ये ऑप्शन भी सही हो जाता, आउटर टू इनर होता तो ये भी सही होता। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं बच्चों आपके लिए मैं। जैसे 3 प्लेट्स मैंने ली, 1, -2 और 3 कूलम, और आपको बताना है कि फाइनली क्या चार्जेस होंगे, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ, 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 ये बताना है। ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इजी भी है, बट बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सभी लोग देखना। इसमें क्या करते हैं, हम टोटल प्लेट्स का चार्ज ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 - 2 is 2, तो 2 का हाफ इधर आ जाता है और 2 का हाफ इधर आ जाता है। जो भी टोटल चार्ज आएगा उसका हाफ एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे जाता है। तो 4 का हाफ करोगे, 2 का हाफ करोगे सॉरी, तो यू विल गेट 1 कूलम, 1 कूलम। बीच वाला -2 भी हम नहीं छेड़ रहे हैं। अब अगर मैं मान लेता हूं कि ये 1 कूलम था यहाँ पे टोटल, और 1 कूलम इस फेस पे है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 तो सामने 0, सामने। अब देखो इसके ये 0 है, इसमें -2 चार्ज है तो ये -2 हो गया, ये -2 है तो ये +2 हो गया, ये +2 है, टोटल 3 कूलम जो चार्ज है तो ये 1 कूलम हो गया, वो हमने पहले निकाल लिया था। तो 2 + 1 मिला के 3 कूलम का चार्ज हो गया। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिनमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना बहुत सिंपल है। टोटल चार्ज लो बाई 2 करो, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, और बीच वाले पे फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके कि कितना बनता है वो सब हम कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल चार्जेस जो अभी हमने सॉल्व किया कि इस पे 1 आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, -2 कूलम चार्ज इस वाले पे आ गया था, +2 कूलम इस पे आ गया था, और 1 कूलम इस पे आ गया। तो ये अभी हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया इसको हमने थोड़ा नीट और क्लीन तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। वापस यहाँ पे वही तीनों प्लेट्स हैं, लेकिन बच्चों इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड प्लेट को ना कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्जेस हर सरफेस पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं वो समझते हैं। मान लो हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो, कनेक्ट करने का मतलब ये है, पहले कुछ चीजें तो एकदम हम जैसा हमको आता है वैसा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी टोटल चार्ज तो 2 कूलम है, 3 - 2 1 is 4 - 2 2, 2 का हाफ 1 यहाँ आएगा, 2 का हाफ 1 यहाँ आएगा, तो 1 और 1 तो फिक्स हो गए। ठीक है, फिर समझना आप बच्चों, अगर ये प्लेट और ये प्लेट एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगी। सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है यहाँ चार्ज सिर्फ और सिर्फ 0 और 0 हो सकता है, क्योंकि चार्जेस अगर 0 नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। एक आएगा +Q/2ε0, दूसरे का भी आएगा Q/2ε0, डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड हो जाता है। तो आप ये समझो कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे फील्ड ना हो तो ये तभी पॉसिबल है जब इन फेसिंग सरफेस पे चार्ज ना हो।
तो ये 0 0 हो गया। अब अगर इस पे टोटल -2 आप देखो कि यहां से अगर देखोगे आप तो 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे है, टोटल 3 है तो 2 कूलम यहाँ आ गया, 2 कूलम आ गया तो इधर -2 कूलम आ गया। ऐसा हम ये -2 इधर से भी लिख सकते थे कि दोनों को मिला के 1 और -2 टोटल -1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, जिसमें से 1 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हम रखें ताकि टोटल -1 बन जाए, 1 में क्या जोड़ो ताकि वो -1 बन जाए, -2, इसलिए यहाँ पे चार्ज -2। आप ऐसे भी कर सकते हो और उल्टा भी कर सकते हो। समझ आ गया? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल था जिसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब उसी से मिलता जुलता एक अगला प्रॉब्लम देखो, इसमें भी क्या निकालना है, फाइनल चार्ज। लेकिन बच्चा जरा सोच के आप देखो, इस बार मैं फर्स्ट और सेकेंड को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर रहा हूं और सेकेंड वाला बीच में ऐसे ही लटक रहा है फ्री। तो अगर ये बीच में ऐसे फ्री लटक रहा है तो चीजें थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम कर ना पाए। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है आपस में वो d है, ठीक। अब हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इन दोनों का मिला के चार्ज 4 कूलम है, ये भी मिला दोगे तो 4 - 2 = 2, तो 2 का हाफ तो यहां पे आ जाएगा, 2 का हाफ इज 1 कूलम, इधर भी आ गया इधर भी आ गया। अब इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज अगर आप देखोगे तो 3 + 1 4 का है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पे x है तो सामने -x होगा, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। फेसिंग प्लेट पे एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज आता है, जैसे कंडक्टर्स में था कि अंदर q है तो यहाँ सामने -q आ जा रहा था, तो यहाँ पे अगर x है तो सामने -x हो गया, टोटल इसमें -2 है तो ये -2 + x हो गया। अगर इसमें माइनस आप लगा दोगे तो सामने आ जाएगा 2 - x और बाहर 1, बाहर तो टोटल चार्ज बाई 2 हो गया, उसके लिए तो कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं a, b और c, अब समझना कि VA - VB मस्ट बी इक्वल्स टू VC - VB, क्योंकि VA = VC है। तो अगर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है कि हम दोनों बराबर हैं तो ठीक है, VA - VB जो होगा वही VC - VB भी होगा। और जो ये डेल्टा V है वो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन E.dr है। E.dr में E आ रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर E सेम हो जाए तो डेल्टा V सेम हो जाएगा। तो एक आप A से B की तरफ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा x/A ε0 A से B की तरफ, और सिमिलरली आप C से B की तरफ आओ क्योंकि A और C सेम है, तो C से B की तरफ मतलब यहां वो आ जाएगा 2 - x इधर चार्ज अपॉन A ε0, बराबर कर दिया। जैसे आपने बराबर किया A ε0 कट गया, और मैंने फील्ड क्यों बराबर किया आप समझना, क्योंकि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। डेल्टा V लिखने का जो तरीका है वो है A × D, अभी के लिए आपने डेल्टा V का मतलब है E × D, E यूनिफॉर्म है तो E × D की वैल्यू डेल्टा V आ गई। तो अगर डेल्टा V सेम है तो E मस्ट बी सेम, इसके लिए हमको एक चार्ज वाली कंडीशन मिली, इसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। फिर अगला सवाल, इस बार क्या है कि 1 कूलम है, -2 कूलम है, 3 कूलम है, लेकिन B और C के बीच में गैप ज्यादा है। टोटल चार्ज 2/2 यानी 1 कूलम का यहाँ, 1 कूलम का यहाँ है, और ये 3 प्लेट्स हैं A, B, C। अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया, चलो फिर लिख लेते हैं। यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज, यहाँ भी 1 कूलम, क्योंकि टोटल 2 है उसका हाफ तो आएगा ही। बीच वाले प्लेट पे टोटल -2 होगा, हमें नहीं पता कहाँ कितना गया, तो मैं मान लेता हूँ ये x है, तो सामने वाले को -x मानना पड़ेगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये -x है तो टोटल -2 है, तो -2 + x, -2 + x, ठीक है, ये यहाँ का चार्ज आ गया। अब अगर ये -2 + x है तो सामने आ जाएगा 2 - x, और बाहर जो है वो 1 कूलम का चार्ज है। अब अगेन डेल्टा V = इंटीग्रेशन E.dr, E अगर यूनिफॉर्म है तो E1r1 बराबर E2r2 वाला केस है ये। क्या आप देख लो कि डिस्टेंस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होना चाहिए। अभी तक सेम था इसलिए हमारा E सेम कर देने से डेल्टा V सेम आ रहा था। इस बार थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि E × R सेम रखना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करें भाई, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ x, ये सब हमने मान लिया, तो यहाँ का जो मैं मान लो इस डायरेक्शन में लिखता हूँ और इसको भी हम ऐसे ही लेके आते हैं।
तो ई डॉट डी आर का मतलब ई की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों की वजह से x माइनस एक्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये आ जाएगा x बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये डिस्टेंस d है तो इसमें d मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया है E1 R1 जैसा। फिर यहाँ E2 R2 देखोगे तो ये चार्ज है 2 माइनस एक्स, इसमें भी 2 माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर ये वाला भी लगाएगा तो दोनों की वजह से आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये डिस्टेंस 2d है तो 2d से कर दो। तो फाइनली आपको मिला x इंटू डी बराबर 2 माइनस एक्स इंटू 2d। देखो E1 R1 इक्वल्स टू E2 R2 हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2xd प्लस xd जाएगा तो बच्चों ये 3xd हो गया और ये 4d के बराबर है, d से d कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, 3xd 4d के बराबर है, 2 इंटू 2d इज 40, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार हमें x की वैल्यू मिल गई तो ये 4/3 आ गया, तो सामने -4/3 आ जाएगा, -2 प्लस 4/3, वो सारे चार्जेस आप देख लोगे। तो इस एग्जांपल और इससे पहले वाले एग्जांपल में डिफरेंस यही है बच्चों कि वो प्लेट्स का सेपरेशन इक्वल था तो हमने सीधे फील्ड इक्वल कर दिया, एक्चुअली E इंटू डी ही इक्वल किया लेकिन D तो कट गया, यहाँ पे D और 2D है, तो यहाँ पे जब आप E इंटू डी बराबर करोगे तो आप D को इग्नोर नहीं कर सकते, एक D है और एक 2D है तो वो रख दो आप, E1 R1 बराबर E2 R2 पे बेस्ड प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, आगे हम समझने जा रहे हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर को हम अर्थ करते हैं, ये हमने पहले भी समझा है, तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ऑन अर्थिंग पोटेंशियल विल बिकम जीरो। अगेन वी हैव टू कंडक्टर, सेम पुराने कंडक्टर है हमारे 1 कूलम और -4 कूलम वाले, बी और सी इनके रेडियस है, और अब हम इनकी अर्थिंग करते हैं। तो जो पहला केस है उसमें हम बाहर वाली की अर्थिंग कर रहे हैं, बाहर वाली की अर्थिंग करोगे तो यहाँ का चार्ज जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल जीरो है, कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो जीरो हो गया। ग्रीन को आपने टच नहीं किया, कैविटी में कुछ है नहीं तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, और यहाँ पे टोटल चार्ज 1 कूलम था तो 1 आ जाएगा, ऐसे मानो बहुत सारे लिख सकते। तो अंदर जीरो क्योंकि कैविटी के अंदर कुछ नहीं था, फिर ग्रीन में टोटल 1 था इसलिए यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया तो सामने -1 आ गया, और सामने -1 है और बाहर x है। क्यों, ब्लू वाले का टोटल चार्ज बदल गया, ब्लू वाले में अभी टोटल चार्ज था -4 कूलम, लेकिन आपने उसको अर्थिंग किया, अर्थिंग करने से चार्ज का फ्लो आ सकता है या जा सकता है, इसलिए मैं आउटर सरफेस पे जो है उसको मैं x मान लेता हूं, और x की वैल्यू मस्ट बी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे E आ जाएगा, E अगर आ जाएगा तो E डॉट डी आर कुछ ना कुछ मिलेगा, देन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी देयर इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम किसी की अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल जीरो है, तो बीच में E जीरो रखना है, ये जो x की वैल्यू है इट विल बिकम जीरो, जो हमने पहले ही कर लिया था कि यार यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये है चार्ज का बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम जब बाहर वाले की अर्थिंग करते हैं तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। अब पोटेंशियल जीरो होने का मतलब ग्रीन की वजह से भी ब्लू पे पोटेंशियल लिखो, ब्लू की वजह से भी ब्लू पे पोटेंशियल लिखो, फिर ये ब्लू का पोटेंशियल आया, फिर सिमिलरली ऐसा आप ग्रीन का भी लिख लो, और हम पोटेंशियल डिफरेंस भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चार्ज किस सरफेस पे कितना होगा वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, बाहर वाले पे जीरो हो गया, ठीक है, इनर पे -1 ब्लू के, ग्रीन के आउटर पे इट इज +1, ग्रीन के इनर पे इट इज 0। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। चलो इस बार हमने इनर सरफेस की अर्थिंग कर दी, तो इनर सरफेस की अर्थिंग कर दी तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, इसका पोटेंशियल लिखो और जीरो के बराबर कर दो। जैसे आपने अर्थिंग की तो इसका जो चार्ज है वो बदल गया होगा, हमने x ले लिया, इसका चार्ज टोटल -4 कूलम था, इस वाले का पोटेंशियल लिखो और जीरो के बराबर कर दो। तो एक तो ग्रीन की वजह से खुद भी पोटेंशियल आएगा, वो आ जाएगा k, ग्रीन का कलर बदल ग्रीन का चार्ज बदल गया सॉरी, तो k q अपॉन रेडियस इज व्हाट स्मॉल b। तो ग्रीन की वजह से ग्रीन पे पोटेंशियल इतना है, चार्ज बदल गया, 1 की जगह x आ गया, खुद की वजह से पोटेंशियल। ब्लू की वजह से पोटेंशियल होगा k इंटू -4 बाई रेडियस इज c, ये ब्लू की वजह से ग्रीन पे पोटेंशियल हो गया, ये तो ग्रीन का पोटेंशियल है, और ग्रीन का पोटेंशियल है 0, ग्रीन का पोटेंशियल है 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इतना सिंपल है। जिसकी अर्थिंग कर रहे हैं उसका पोटेंशियल जीरो, बस किसी तरह से उसका पोटेंशियल लिख लो, बस इतना आसान है। तो हम जब ग्रीन का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो ग्रीन की वजह से भी आ रहा है, ब्लू की वजह से भी आ रहा है, लेकिन ग्रीन वाला जो है हम जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू विल इक्वेटेड टू जीरो। फिर आते हैं बच्चों इस प्रॉब्लम की तरफ। फाइनल चार्जेस ऑन ईच सरफेस आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। वापस हमारे पास 3 प्लेट्स हैं और अब हम अर्थिंग देख रहे हैं। अर्थिंग का मतलब है जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे इट्स पोटेंशियल विल बिकम जीरो। तो इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अगर आ गया तो यहाँ फील्ड आएगा, फील्ड आएगा तो इन्फिनिटी और प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हम चाहते हैं कि इन्फिनिटी और पोटेंशियल इन्फिनिटी और प्लेट के बीच में देयर शुड नॉट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसकी भी अर्थिंग कर दी ना, इसका भी पोटेंशियल जीरो हो गया। तो तभी पॉसिबल है जब इस सरफेस पे जीरो चार्ज हो, ये समझो। तो यहाँ पे जीरो आ गया तो यहाँ जीरो होगा ही, तो हमने प्लेट वाले प्रॉब्लम्स में किया ही है, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट सेम चार्जेस होते हैं, तो जीरो मिलते ही ये जीरो हो गया। ये जीरो तो ये 1 आ जाएगा, टोटल 1 है इसका। ये 1 तो सामने -1 आएगा, ये -1 तो सामने इधर भी -1 आएगा, ताकि टोटल -2 बना रहे। ये -1 तो ये +1। तो ये फाइनल चार्जेस हैं हर सरफेस पे। अगर मुझे ये देखना होता कि भाई स्विच को क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो करके आ रहा है, तो वो हम देख सकते हैं कि पहले कितना चार्ज था इस पे, बाद में कितना चार्ज है इस पे, डिफरेंस होगा चार्ज फ्लोन। तो वो भी कई बार पूछते हैं और इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वी हैव 4 प्लेट्स। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो 1 और 3 को कनेक्ट कर रखा है, 2 और 4 को साइमल्टेनियसली हम स्विच को क्लोज करेंगे। फिर पूछ रहा है कि भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा S1 से या S2 से। चारों ऑप्शन में वही दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम S1 एंड S2, वो निकालना है। चलो तो कैसे निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले द सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 प्लेट्स, ये सब उन्होंने बता रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव प्लेट्स इज d, ये भी बता रखा है। और हमने ऐसे कर दिया, इनिशियली प्लेट A एंड B हैव चार्ज कैपिटल Q। A और B पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है इनिशियली। अब आपने इन दोनों को जैसे ही स्विच को क्लोज किया बच्चों, इसका टोटल चार्ज बदल जाएगा, इसका टोटल चार्ज बदल जाएगा। ठीक है, बस दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो कैसे करें इस प्रॉब्लम को। मुझे अगर आप ध्यान दो तो एक चीज ये दिखेगा वापस कि इसका पोटेंशियल जीरो है क्योंकि अर्थिंग ही है। इन्फिनिटी वाले का भी पोटेंशियल जीरो होगा, तो देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू विल बिकम जीरो। अब अगर यहाँ चार्ज की वैल्यू जीरो है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि यहाँ भी जीरो हो, तो बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट हमेशा सेम होगा, तो वो जीरो था तो ये भी जीरो हो गया। ठीक है, अब आप शुरुआत के लिए मान लो कि ये इसमें x चार्ज है तो यहाँ पे -x हो जाएगा। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है, आप मान लो कि जब आपने स्विच को क्लोज किया तो कुछ चार्ज ऊपर नीचे फ्लो कर गया, तो इसका चार्ज आप मान लो कि यार कनेक्ट करने के बाद y है। ठीक है, तो ये अगर -x आ गया तो ये चार्ज आ जाएगा y + x, सामने आ जाएगा -y + x। अब अगर ये -y + x है तो मुझे इधर वाला चार्ज लिखना है, वो मैं उल्टे आके भी लिख सकता हूं कि इन दोनों पे मिला के टोटल Q चार्ज था। तो ये 0 है, ये x है, फिर ये -y + x है, तो यहाँ वाला सरफेस का भी आप चार्ज लिख सकते हो। जितना चार्ज यहाँ आएगा उसके सामने एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच। जिसकी अर्थिंग की उसका पोटेंशियल जीरो। अर्थिंग अगर बाहर वाले प्लेट की तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज विल बिकम जीरो, और दोनों की अर्थिंग की है तो दोनों का पोटेंशियल भी इक्वल कर सकते हो आप, दोनों का पोटेंशियल आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप चार्ज करोगे सॉल्व करोगे इसको तो यू विल गेट C फॉर चेन्नई एज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू S2 इज इतना, S2 से जो चार्ज फ्लो करेगा वो इतना है। S1 वाले जो सारे ऑप्शन है वो गड़बड़ है, और S2 का D वाला ऑप्शन भी बच्चों गड़बड़ है। ठीक, तो आज के टॉपिक को हम यहाँ पे फिर खत्म करते हैं। कंडक्टर्स वाला पार्ट था, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। बहुत ज़्यादा थ्योरी में मैं नहीं लेके गया हूँ, बट एग्जांपल्स करने की कोशिश की है कि कंडक्टर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, आप ये कर लो। अगर आपने कर लिया, समझ गए हो, तो आपके जो नंबर है कंडक्टर्स में वो कभी भी कम नहीं होंगे, आपके नंबर आएंगे हमेशा, प्रोवाइडेड कंडक्टर का प्रॉब्लम आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मेहनत नहीं लगती, लेकिन समझना अच्छे से। तो आज की क्लास हम इसी नोट पे यहाँ पे खत्म करते हैं। विल मीट अगेन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।